हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी और हमने स्टार्ट किया था सीटेट अगस्त 2023 के लिए सीडीपी का कंप्लीट कोर्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से, तो अभी जाकर आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो ये हैं लॉरेंस कोलबर्ग, जो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं और इनको इनकी थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। और ये कहीं ना कहीं इंस्पायर थे जीन पियाजे से। तो कोलबर्ग ने थ्योरी दी थी मॉरल डेवलपमेंट की, नैतिक विकास की। तो सबसे पहले हम जानेंगे मॉरल डेवलपमेंट के बारे में कि ये मॉरल डेवलपमेंट होता क्या है। मॉरल डेवलपमेंट का मतलब है कि चूज बिटवीन राइट और रॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ कॉग्निटिव मैच्योरिटी, यानी कि गलत और सही के बीच में चुनाव करना क्या होता है, मॉरलिटी होता है, नैतिकता होता है। और ये जो नैतिकता का विकास है, जो मॉरल डेवलपमेंट है, वो कैसे होता है? वो होता है कॉग्निटिव मैच्योरिटी के बेसिस पे। तो कॉग्निटिव मैच्योरिटी के बेसिस पे बच्चों के अंदर होता है मॉरल डेवलपमेंट, यानी कि अगर एक बच्चा छोटा है तो उसके अंदर जो मॉरल डेवलपमेंट होगा वो अलग तरीके का होगा। और जैसे जैसे बच्चे के अंदर कॉग्निटिव मैच्योरिटी आएगी, उसके संज्ञान का विकास होगा, उसी तरीके से उसके अंदर क्या होगा, मॉरल डेवलपमेंट होगा। तो मॉरल डेवलपमेंट क्या है? सही और गलत के बीच में चुनाव करना। अब सही और गलत क्या है? अगर किसी भी फैसले से, किसी भी काम से किसी दूसरे का नुकसान हो तो वो क्या है, गलत है। और सही क्या है? जिससे किसी को नुकसान ना हो, जिससे हमें भी फायदा हो और दूसरे को भी फायदा हो। तो ये है मॉरल डेवलपमेंट। और इस तरीके से हम सही और गलत का चुनाव करते हैं। अपनी लाइफ में जो डिसीजन लेते हैं वो इसी के बेसिस पर लेते हैं। तो कोलबर्ग क्या कहते हैं कि जो हम सही और गलत के बीच में चुनाव करते हैं वो कैसे करते हैं? कॉग्निटिव मैच्योरिटी के बेसिस पर करते हैं। कॉग्निटिव मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग जिस तरीके से एक बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होगा, उसी तरीके से उसके अंदर मॉरल डेवलपमेंट होगा। तो कोलबर्ग क्या बताते हैं कि एज के अकॉर्डिंग बच्चे के अंदर क्या होता है, मॉरल डेवलपमेंट होता है। क्योंकि कोलबर्ग है जीन पियाजे से इंस्पायर्ड, और जीन पियाजे ने भी स्टेजेस की बात की थी। तो बिल्कुल इसी तरीके से कोलबर्ग भी स्टेजेस की बात करते हैं और स्टेजेस में मॉरल डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं। अब यहाँ पर कोलबर्ग की थ्योरी में एक और टर्म आती है जिसे कहते हैं डिलेमा। डिलेमा का मतलब है दुविधा। तो हमें जब दो में से किसी एक का चुनाव करना होता है, हमारे पास दो रास्ते हैं और हमें किसी एक को चूज करना है, तो वो क्या है, वो है डिलेमा। अब हम कौन सी सिचुएशन को चूज करें, कौन से ऑप्शन को चूज करें? तो लाइफ में कई बार हमें ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। तो वो क्या है, वो है डिलेमा। तो डिलेमा क्या है? दुविधा है। क्या आप सही रास्ते को चुनोगे, क्या आप गलत रास्ते को चुनोगे, या फिर ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आप कौन से रास्ते को चुनोगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोरल रीजनिंग की, जिसे हिंदी में कहते हैं नैतिक तर्क। तो जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो, डिसीजन लेने के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। तो रीजन बिहाइंड द डिसीजन, इसी को कहते हैं हम मॉरल रीजनिंग। जैसे कि एक सिचुएशन है, सपोज आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप रास्ते में हो और आप रास्ते में देखते हो कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है और आपको उसकी हेल्प करनी है वरना उसकी डेथ हो जाएगी। तो आप इंटरव्यू देने जाओगे उस पर्सन को इग्नोर करके, या फिर आप इंटरव्यू को इग्नोर करके उस पर्सन की हेल्प करोगे? तो यहाँ पर आप फंस गए डिलेमा में कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे। इस सिचुएशन में आप हो डिलेमा में। अब आप चूज करते हो कि मैं अपने इंटरव्यू को कैंसिल करके इस पर्सन की हेल्प करूंगा, इसे हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा या फिर हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। तो यहाँ पर आपने डिसीजन लिया और डिसीजन के पीछे क्या रीजन दिया कि मुझे एक इंसान की जान बचानी जरूरी है, मैं किसी को ऐसे मरते हुए तड़पते हुए नहीं छोड़कर जा सकता। तो ये है मोरल रीजनिंग। आपके डिसीजन के पीछे जो भी रीजन है उसे कहा जाएगा मॉरल रीजनिंग। अब कोलबर्ग की थ्योरी में हाइंस डिलेमा की बात की गई है। तो सबसे पहले हम हाइंस की स्टोरी को जानेंगे और फिर देखेंगे कि डिलेमा क्या है यहाँ पर। अब हाइंस एक व्यक्ति है जिनकी वाइफ को डेडली डिजीज हो जाती है और डॉक्टर कहती है कि आपकी वाइफ को सिर्फ एक ही दवाई बचा सकती है जो बहुत एक्सपेंसिव है और वो एक ही मेडिकल शॉप पर मिलेगी। फिर हाइंस जाते हैं उस मेडिकल शॉप में और वहां जाकर दवाई के बारे में पता करते हैं। तो मेडिकल शॉप का ओनर कहता है कि आपको जो ये दवाई है मैं 10 टाइम्स प्राइस पर बेचूंगा, 10 गुना दाम पर बेचूंगा। अब हाइंस के पास इतने पैसे थे नहीं,
तो वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि मेरी वाइफ की जान खतरे में है, प्लीज मुझे दवाई दे दो, लेकिन मेडिकल शॉप का ओनर मना कर देता है। तो अब हाइंस के पास यहाँ पर दो सिचुएशन है। यहाँ पर या तो वो अपनी वाइफ को मरने दे या फिर वो दवाई चुरा ले और उससे अपनी वाइफ की जान बचा ले। तो इसी को कहा गया है हाइंस डिलेमा। हाइंस के पास ऐसी सिचुएशन में दो ही ऑप्शन है, या तो वो दवाई को चोरी करके अपनी वाइफ की जान बचा ले या फिर अपनी वाइफ को मरने दे। तो हाइंस क्या करता है, दवाई चोरी करता है और अपनी वाइफ की जान बचा लेता है। तो ये है हाइंस डिलेमा, जिसमें हाइंस के पास दो सिचुएशन थी और दोनों ऑप्शन में से उसे किसी एक को चूज करना था। तो उसने चोरी करना चूज किया। और इसके पीछे हाइंस की मॉरल रीजनिंग क्या है कि अगर वो चोरी नहीं करता तो उसकी वाइफ की जान चली जाती और इसके लिए उसे जिंदगी भर पछताना पड़ता, वो अपनी वाइफ को मरने नहीं दे सकता था। तो ये है हाइंस की मॉरल रीजनिंग। तो यहाँ से हमने हाइंस की पूरी स्टोरी समझी, हमने मॉरल रीजनिंग के बारे में जाना और डिलेमा के बारे में डिस्कस किया। अब जो कोलबर्ग है उन्होंने यही स्टोरी अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों को सुनाई और हर एज ग्रुप के बच्चे ने इस स्टोरी को सुन के अलग तरीके से रिस्पॉन्स दिया, अलग तरीके से सभी की मॉरल रीजनिंग थी। तो इसी बेसिस पर यहाँ पर कोलबर्ग हमें लेवल्स ऑफ मॉरल डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं। कोलबर्ग ने 3 लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट दिए हैं और हर लेवल में 2 स्टेजेस हैं। तो इस तरीके से टोटल 6 स्टेजेस हैं। हर लेवल में कितनी स्टेज हैं, 2 स्टेज हैं। प्री कन्वेंशनल पूर्व पारंपरिक लेवल 1, सेकंड है कन्वेंशनल पारंपरिक और थर्ड लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल उत्तर पारंपरिक। तो ये 3 लेवल की बात की है कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट में। अब एक एक करके इन सभी को डिस्कस करेंगे। तो लेवल 1 है प्री कन्वेंशनल लेवल और इसमें आती है 2 स्टेज। स्टेज 1 है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। तो यहाँ पर बच्चे आज्ञाकारिता और दंड की वजह से मॉरलिटी दिखाते हैं। यहाँ पर बच्चों को क्या होता है, फियर ऑफ पनिशमेंट होता है। बच्चा कोई भी गलत काम नहीं करेगा क्योंकि उसे पनिशमेंट का डर होगा। तो इस एज ग्रुप में जो बच्चे होंगे वो पनिशमेंट के डर की वजह से यहाँ पर मॉरलिटी दिखाएंगे। तो जब कोलबर्ग ने स्टेज 1 के बच्चों को हाइंस स्टोरी सुनाई तो उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया, उनकी क्या मॉरल रीजनिंग थी कि हाइंस को दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि चोरी करने पर सजा मिलेगी। तो स्टेज 1 में जो बच्चे होंगे वो आज्ञाकारिता और दंड की वजह से यहाँ पर मॉरलिटी दिखाएंगे, नैतिकता दिखाएंगे। कोई भी गलत काम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें फियर ऑफ पनिशमेंट होगा। स्टेज 2, लेवल 1 में स्टेज 1 है और स्टेज 2 है। स्टेज 2 है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, यानी कि व्यक्तिवाद और विनिमय। तो यहाँ पर होती है टिट फॉर टैट की सिचुएशन, यानी कि तुम मेरे लिए ये करो, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा। तो यहाँ पर जो स्टेज 2 में बच्चे होते हैं उनके अंदर टिट फॉर टैट वाली मॉरलिटी होगी कि अगर उनका दोस्त उनके साथ टिफिन शेयर करेगा तो ही वो उसके साथ टिफिन शेयर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर कोई उनकी हेल्प करेगा तो ही वो किसी और की हेल्प करेंगे। एक्सचेंज के फॉर्मूला पर, टिट फॉर टैट के फॉर्मूला पर यहाँ पर हमें मॉरलिटी दिखेगी। स्टेज 1 में पनिशमेंट के डर की वजह से और स्टेज 2 में एक्सचेंज की वजह से मॉरलिटी होती है। प्री कन्वेंशनल लेवल में, लेवल 1 में जो मॉरलिटी होगी वो या तो पनिशमेंट के डर की वजह से होगी, टिट फॉर टैट पर आधारित होगी। अगर उन्हें बदले में कुछ मिलेगा तो ही वो कुछ काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है लेवल 2 कन्वेंशनल लेवल। तो यहाँ पर भी 2 स्टेजेस हैं। तो यहाँ पर स्टेज 3 और स्टेज 4 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टेज 3 है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, पारस्परिक संबंध। तो यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो एक अच्छा लड़का या फिर अच्छी लड़की बनने के लिए कोई भी अच्छा काम करेंगे। तो यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो गलत काम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो अच्छे बच्चे वाली कैटेगरी में नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर वो सभी के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छे बनाकर रखना चाहते हैं, सब उनकी तारीफ करें, सब उन्हें अच्छा बच्चा बोले, गुड बॉय गुड गर्ल बोले। इस तरीके से मॉरलिटी होती है बच्चों के अंदर। तो स्टेज 3 के बच्चों को जब हाइंस की स्टोरी सुनाई गई तो उन्होंने कहा कि चोरी करना गलत बात है, हाइंस को चोरी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि चोरी तो गंदे बच्चे करते हैं, अच्छे लोग चोरी नहीं करते। तो क्योंकि स्टेज 3 में क्या है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छे बनाने हैं, अपनी तारीफ चाहिए, अच्छा बच्चा बनना है, गुड बॉय गुड गर्ल बनना है, तो इसी के बेसिस पर, इसी पर आधारित होती है यहाँ पर मॉरलिटी। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेज 4 की। स्टेज 4 है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, यानी कि कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण।
तो स्टेज 4 में बच्चे लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पेक्ट करते हैं, सोशल रूल्स को फॉलो करते हैं। आपने देखा होगा कि एक बच्चा है जो अपने पापा के साथ कार में बैठा है और अगर उसके पापा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो वो बच्चा उन्हें कहेगा कि पापा हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए स्ट्रिक्टली। कानून को बदला नहीं जा सकता, कानून का हमें पालन करना है। तो स्टेज 4 में इस तरीके से होती है मॉरलिटी, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल फॉलो करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन नहीं करते, सोशल रूल्स के खिलाफ नहीं जाते। तो स्टेज 4 के बच्चों को जब हाइंस की स्टोरी सुनाई गई तो उन्होंने कहा कि हाइंस को चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि चोरी करना कानून के खिलाफ है और अगर हाइंस ने चोरी करी है तो अब उसे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, जेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, एक लॉ है, एक रूल है जो सभी को मानना पड़ेगा। तो लेवल 2 यानी कि कन्वेंशनल लेवल में जो मोरालिटी होती है वो दूसरों पर या फिर समाज पर आधारित होती है। स्टेज 3 में भी बच्चा दूसरों की नजर में अच्छा बनने के लिए मोरालिटी दिखाएगा, गलत काम नहीं करेगा। और स्टेज 4 में भी लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करेगा ताकि वो समाज की नजर में अच्छा रहे, समाज के सभी रूल्स को फॉलो करे, किसी भी रूल का उल्लंघन नहीं करेगा ताकि समाज की नजर में अच्छा रहे। समाज द्वारा आधारित होती है यहाँ पर मोरालिटी। अब नेक्स्ट बात करेंगे लेवल 3 की, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की, और यहाँ पर भी 2 स्टेजेस हैं। तो स्टेज 5 है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। तो यहाँ पर माना जाता है कि जो रूल्स बने हैं वो हमारे लिए बने हैं, ह्यूमंस के लिए बने हैं और हमारी भलाई के लिए उन रूल्स को बदला भी जा सकता है। रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना जरूरी नहीं है। अगर किसी रूल से किसी की जान जाती है तो उस रूल को बदल देना चाहिए। तो जब इस स्टेज के बच्चों को, इस स्टेज के लोगों को हाइंस की स्टोरी सुनाई गई तो उन्होंने कहा कि हाइंस ने बिल्कुल ठीक किया चोरी करके, क्योंकि अगर दवाई चोरी करने से उसकी वाइफ की जान बचती है तो ये अच्छी बात है और इस रूल को बदला जा सकता है। तो यहाँ पर लेवल 3 में जो मोरालिटी हमें दिखेगी वो किसी दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड नहीं करेगी। हम अपनी सोच, अपनी कॉग्निटिव मैच्योरिटी से मोरालिटी को डिसाइड करेंगे खुद से कि क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पर स्टेज 5 में जैसे कि हमने जाना कि रूल्स को बदला जा सकता है क्योंकि रूल्स हमारे लिए ही बनाए गए हैं और अगर उन रूल्स से हमारी भलाई नहीं होती तो उन रूल्स को बदल देना चाहिए। नेक्स्ट है स्टेज 6। तो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ मोरालिटी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है और बहुत ही कम लोग इस लेवल की मोरालिटी तक जा पाते हैं। तो स्टेज 6 है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। तो यहाँ पर जो व्यक्ति है वो दूसरे के लिए या फिर दूसरे की भलाई के लिए, दूसरे की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। मेक ओन रूल्स, खुद के अपने रूल्स बना सकता है, अपनी जान को जोखिम में भी डाल सकता है। तो जो स्टेज 6 में मोरालिटी होगी वो हाईएस्ट लेवल पे होगी। दूसरे की भलाई के लिए यहाँ पर व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकता है, अपनी जान को जोखिम में भी डाल सकता है। तो रियल मॉरल डेवलपमेंट जो किसी के आधार पर नहीं होता, किसी की वजह से नहीं होता, वो होता है लेवल 3 में, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में। यहाँ पर हम खुद की अपनी कॉग्निटिव मैच्योरिटी का यूज करते हैं, अपने खुद के दिमाग का यूज करते हैं और सही और गलत का फैसला करते हैं और ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि सिचुएशन कैसी है। तो इस तरह कोलबर्ग ने मोरालिटी के 3 लेवल की बात की है, हर लेवल में 2 स्टेजेस की बात की है, तो टोटल हमारे पास 6 स्टेजेस हैं। तो प्री कन्वेंशनल लेवल में जो स्टेज 1 होती है, यहाँ पर मोरालिटी किसकी वजह से होती है, पनिशमेंट के डर की वजह से। फियर ऑफ पनिशमेंट होता है, डर की वजह से कि उसे सजा मिलेगी, मम्मी डांटेंगी या टीचर डांटेगी, इसीलिए बच्चा कोई भी गलत काम नहीं करेगा। स्टेज 2 में जो मोरालिटी होती है वो टिट फॉर टैट, एक्सचेंज पर बेसिस होती है कि अगर कोई मेरे लिए कुछ करेगा तभी मैं बदले में उसके लिए कुछ करूंगी या उसकी हेल्प करूंगी। तो यहाँ पर एक्सचेंज पर आधारित होती है मोरालिटी। नेक्स्ट है कन्वेंशनल लेवल 2। तो यहाँ पर थर्ड स्टेज होती है और थर्ड स्टेज में दूसरों की नजर में अच्छा बनने के लिए हम अच्छे काम करेंगे, सही काम करेंगे और गलत काम इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि इससे हम अच्छे वाली कैटेगरी से बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर बैड बॉय और बैड गर्ल नहीं बनना है, गुड बॉय और गुड गर्ल बनने के लिए बच्चे सही काम करते हैं, गलत काम नहीं करते। तो लेवल 2 में स्टेज 4 है लॉ एंड ऑर्डर, जहां पर जो मोरालिटी होगी वो रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करने पर बेसिस होगी कि रूल्स जो बने हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, इन रूल्स के खिलाफ नहीं जाना। और लेवल 3 है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ मोरालिटी को दिखाता है, जहां पर स्टेज 5 में हम रूल्स को बदल सकते हैं क्योंकि रूल्स हमारे लिए बने हैं और रूल्स को बदला जा सकता है अगर वो हमारी भलाई नहीं करेंगे तो। और स्टेज 6 क्या है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। यहाँ पर दूसरों की भलाई के लिए किसी भी हद तक जा सकता है व्यक्ति, अपने खुद के रूल बना सकता है
और अपनी जान को भी जोखिम में डाल सकता है। तो इस तरीके से हमने बात की है 3 लेवल की और 6 स्टेजेस की कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी में। अब यहाँ पर कोलबर्ग की थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया गया है, और क्रिटिसाइज किस बेसिस पर किया गया है? एक तो ये कहा गया है कि ये जो थ्योरी है वो हर कल्चर में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हर कल्चर में बच्चे का विकास अलग तरीके से होता है, डेवलपमेंट में कल्चर और सोसाइटी का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर इस थ्योरी में वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, तो इसीलिए इस थ्योरी को यहाँ पर क्रिटिसाइज किया गया है कि ये थ्योरी हर कल्चर में, हर कल्चर के बच्चों में एप्लीकेबल नहीं है। जो डेवलपमेंट होता है वो कल्चर और सोसाइटी से भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है जेंडर बायस थ्योरी। तो यहाँ पर कैरल गिलिगन यहाँ पर क्रिटिसाइज करती हैं कोलबर्ग की थ्योरी को और कहती हैं कि ये जो थ्योरी है वो जेंडर बायस थ्योरी है। यहाँ पर सिर्फ मेल्स एग्जाम्पल लिए गए हैं, फीमेल्स एग्जाम्पल लिए ही नहीं गए, और जो फीमेल्स का मॉरल डेवलपमेंट होता है वो अलग तरीके से होता है। फीमेल्स जो हैं इमोशनली ज्यादा सोचती हैं, तो ये जो थ्योरी है ये जेंडर बायस थ्योरी है। इस तरीके से कैरल गिलिगन क्रिटिसाइज करती हैं। तो एग्जाम में ये नाम भी पूछा जा सकता है कि जेंडर बायसनेस के आधार पर किसने कोलबर्ग की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है, तो वो किया है कैरल गिलिगन ने। और थर्ड क्रिटिसिज्म है कि यहाँ पर हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाई गई है कि जो हिंस की स्टोरी है वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जिसके बेसिस पर ये थ्योरी दी गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर कोलबर्ग की इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने कोलबर्ग की थ्योरी को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले हमने जाना कि मॉरल डेवलपमेंट क्या है, फिर हमने बात की मॉरल रीजनिंग की, और हमने जाना डिलेमा के बारे में कि ये तीनों टर्म्स का मतलब क्या है। उसके बाद हमने हिंस की स्टोरी को डिस्कस किया, फिर जो कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी में 3 लेवल और 6 स्टेजेस दी हैं उनके बारे में डिस्कस किया, और इस थ्योरी के क्रिटिसिज्म के बारे में जाना। तो अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इस थ्योरी से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कैरल गिलिगन्स प्राइमरी क्रिटिक ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो कैरल गिलिगन ने जो कोलबर्ग की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है वो जेंडर के बेसिस पर किया है कि ये जेंडर बायस थ्योरी है। तो ऑप्शन ए कहता है इज सिचुएटेड अगेंस्ट फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। तो ये बात तो ठीक है कि यहाँ पर उन्होंने फीमेल के पर्सपेक्टिव को नहीं लिया है। इज दैट थ्योरी इज नॉट बायस्ड ऑन रिसर्च कंडक्टेड ऑन चिल्ड्रन। तो ऐसी बात तो कैरल गिलिगन ने की ही नहीं है कि ये थ्योरी बच्चों पर रिसर्च कंडक्ट करके नहीं की गई। ऑप्शन सी है इज दैट हिज थ्योरी डज नॉट प्रपोज डिस्टिंक्ट स्टेट्स ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो अवस्थाओं और स्टेजेस की बात भी नहीं की कैरल गिलिगन ने। और ऑप्शन डी है हिज थ्योरी डज नॉट मेक लिंकेज इन द कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन। तो ऐसी बात भी नहीं की। कैरल गिलिगन ने बात की है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव की, जेंडर बायस थ्योरी की। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में पूछा गया है कि नेहा रेसिस्ट ईटिंग स्वीट हर मदर हैज गॉट फॉर गेस्ट बिकॉज शी माइट गेट कॉट। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग थ्योरी नेहा इज एट विच स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया है कि नेहा की मम्मी है वो गेस्ट के सामने बहुत सारी मिठाइयाँ रखती हैं, पकवान रखती हैं, और नेहा गेस्ट के सामने खाने से मना कर देती है। लेकिन उसका खाने का मन तो है, लेकिन वो खाने से मना कर देती है क्योंकि वो पकड़ी जा सकती है। तो हो सकता है ऐसा बचपन में आपके साथ भी हुआ हो, जब घर में गेस्ट आए होते हैं, उनके सामने खाने पीने का बहुत सारा सामान रखा होता है और हमारा भी खाने का मन होता है, लेकिन मम्मी साइड में ले जाके बोलती हैं कि अच्छे बच्चे ऐसे नहीं खाते, अगर तुम सबके सामने खाओगे तो सब बोलेंगे कि ये गंदी बच्ची है या गंदा बच्चा है। तो इस तरीके से फिर हम भी मान जाते थे और उनके जाने के बाद खाते थे। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि जो नेहा है वो कौन सी स्टेज में है। तो यहाँ पर नेहा अच्छी बच्ची बनना चाहती है, वो नहीं चाहती कि कोई उसे खाते हुए देख ले और बोले कि ये तो गंदी बच्ची है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, ऑप्शन नंबर डी। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल तो हाईएस्ट लेवल ऑफ मॉरलिटी है, जहां पर हम किसी के लिए, किसी की जान को बचाने के लिए, किसी की भलाई के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, तो ये तो है नहीं। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, तो यहाँ पर फियर ऑफ पनिशमेंट तो है नहीं, पनिशमेंट का कोई डर तो क्वेश्चन में बताया नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं है। और ऑप्शन नंबर ए है इंस्ट्रूमेंटल प्रपोज ओरिएंटेशन, जहां पर हम टिट फॉर टैट की बात करते हैं, एक्सचेंज की बात करते हैं, ऐसी कोई बात भी यहाँ पर नहीं की गई है। तो इसीलिए एक ही ऑप्शन है जो सही है, वो है ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन 3 है A child reason you do this for me and I will do that for you. In which stage of Kohlberg moral reasoning would this child fall? तो यहाँ पर बच्चा कहता है कि तुम अगर मेरे लिए ये करोगे तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा। तो यहाँ पर बच्चा कौन सी स्टेज में है
इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। और इसके साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से, तो अभी जाकर आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।